कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए तकनीकी डिस्टरबेंस हुआ। पुनः मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं नाम ले रहा था भारत ठोक जी, कमलेश विश्वास जी, प्रदीप मानवी जी, फिनेश्वरी श्रीवास्तव, अरुण शर्मा, योगेश महाजन, संध्या पांडे, संजय, सुनील रातौरी, नवीन जोशी, आयुर्वेद, आनंद आयुर्वेद, पंकज गोयल जी, परेश मन्या जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, आरवी प्रजापति, बलविंदर सिंह, आर सिंह चहल, इतने लोग निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत भी हार्दिक धन्यवाद, आभार। अब आइए पहले कंपवाद के बारे में चर्चा करते हैं। कंपवाद का वर्णन बृहत्त्रयी में प्राप्त नहीं होता। माधव निदान में अल्प स्वरूप में वर्णन प्राप्त होता है, बहुत कम, एक लाइन का श्लोक है। माधव निदान के अनुसार पूरे शरीर में कंपन हो सकता है या केवल सिर में कंपन हो। इस कंपन को वेपथु या कंपवाद कहा गया है, यानी सिर में कंपन या सर्वांग में कंपन। सर्वांग कंपः शिरसो वायु वेपथुर संज्ञ कहा, बस एक लाइन में वर्णन कंपवाद का मिलता है। आधुनिक दृष्टया इसको पार्किंसंस कह सकते हैं। इसका मुख्य कारण है वात कफ का प्रकोप। इसके जो मुख्य कारण है, क्योंकि आधुनिक दृष्टि से भी हमें समझना है, इडियोपैथिक पैरालिसिस, एजिटेंस, पोस्ट सिफेलिक पार्किंसंस, ट्रामा, हेड इंजरी, कार्बन मोनोऑक्साइड का इंटॉक्सिकेशन, मेटेलिक पॉइजनिंग, ड्रग पॉइजनिंग, इन कारणों से सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल में है, ये स्थित है। सबस्टेंशिया नाइग्रा तथा ल्यू बॉडीज में उपस्थित डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, जिसमें मेलानिन होता है, उनके क्षय होने के कारण ट्रेमर्स तथा रिजिडिटी हो जाती है और जो पेशियों की क्रिया है, जो कर्म है मसल्स का, उसका भी क्षय होने लगता है। ये इसके मुख्य कारण है। लक्षणों में जनरलाइज्ड ट्रेमर्स हो सकता है या ट्रेमर्स ऑफ द हेड, पूरे शरीर में ट्रेमर्स हो सकते हैं या हेड में ही ट्रेमर्स हो सकते हैं। चिकित्सा सिद्धांत के रूप में स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन, ब्रह्मणवस्ती, रसायन और बाजीकरण औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहन के लिए ब्राह्मी घृत, आभ्यंतर स्नेहपान के लिए प्रयोग करना चाहिए। 10 से 20 ml भोजन के काल में इसका सेवन करें, दिन में 2 बार। वाह्य अभ्यंग के लिए अश्वगंधा बला तैल, इसका सेवन करें। पेशेंट में सर्वांग धारा कराना चाहिए, क्योंकि क्षयजन्य व्याधि है ये। सर्वांग धारा चंदन बलाक्षारी तैल या अश्वगंधा बला तैल से सर्वांग धारा करना चाहिए। इसमें उद्वर्तन भी लाभकारी होता है। उद्वर्तन में अश्वगंधा, शतावरी और मुलेठी, इन तीनों को बारीक बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए, थोड़ा घी मिलाइए और इससे उद्वर्तन करें। उद्वर्तन माने ऊर्ध्वगति से अभ्यंग। ये ध्यान रहे कि बाल नहीं उखड़े, बाल तोड़ ना हो, नहीं तो रोगी को बड़ा कष्ट होता है। उद्वर्तन करें। स्वेदन में सर्वांग स्वेदन, षष्टिकशाली श्वेद या तिलमास पिंड श्वेद। षष्टिकशाली श्वेद और तिलमास पिंड श्वेद, इसका विवरण किताब में है, आप देख सकते हैं। बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है पार्किंसंस के लिए। वस्ती के रूप में अनुवासन वस्ती, महानारायण तेल की, महामास तेल की 30 ml भोजन के बाद लगातार 11 वस्ती या 21 वस्ती का प्रयोग करें मात्रा वस्ती के रूप में। और एक ब्राह्मण वस्ती भी है, इसका भी प्रयोग करें, ये ज़्यादा उपयोगी है।
इसमें केवांच बीज, अश्वगंधा, मुलहठी और शतावरी, इनको 30-30 ग्राम लेके काढ़ा बना लीजिए 300 ml। और इसमें ब्राह्मी घृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधौ 5 ग्राम मिला करके विधिवत बस्ती दीजिए, ब्राह्मण बस्ती। पार्किंसंस में क्षीर बस्ती का भी बड़ा अच्छा प्रयोग है। सुरसुर ने जो सिद्ध बस्ती बताई है उसमें अश्वगंधा और केवांच और सम्मिलित कर दीजिए और इसको क्षीर तैयार करके बस्ती दीजिए। यौ, कोल, कुलथ, पिपली, मुलहठी, अश्वगंधा और केवांच भी प्रत्येक को 20-20 ग्राम ले लीजिए, काढ़ा बना लीजिए करीब 400 ml। 200 ml दूध डालिए और दुग्ध शेष रहने तक धीमी आंच से पकाएं। जब 200 ml दूध शेष रह जाए तब इसमें इस क्वाथ में, क्वाथ नहीं है तो दुग्ध तैयार हो गया क्षीर सिद्धित, इसमें फिर ब्राह्मी घृत 50 ml, शहद 50 ml और सेंधौ 5 ग्राम मिला करके विधिवत बस्ती दीजिए। यह क्षीर बस्ती बहुत ही उपयोगी है, खासतौर से पार्किंसंस के लिए। रस औषधियों में वात कुलांतक रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्रा शहद के साथ या आमल की रसायन या ब्राह्मी अवले के साथ दीजिए। कौच पाक भी इसके लिए बड़ा उपयोगी है, 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। अश्वगंधा रस और बलारिष्ट, अश्वगंधा 2 चम्मच, बलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। और जैसा मैंने पहले बताया ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी अवले, इसका निरंतर रोगी में सेवन कराएं। इसके अलावा जो मेध रसायन काढ़ा है मैं हर में बताता हूँ, ये भी इसमें उपयोगी होगा। मेध रसायन, इसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलहठी बराबर मात्रा में लेकर के यौकुट कर लें। 4 चम्मच ये दवा, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह और शाम को दोनों टाइम इसका सेवन करें तो निश्चित है कंपवात में पेशेंट को लाभ प्राप्त होता है। अब आइए बिस्वाची के बारे में चर्चा करते हैं। बिस्वाची सुश्रुत के अनुसार बाहु के पृष्ठ भाग से आरंभ होकर अंगुलियों के पृष्ठ भाग पर्यंत तक हाथ के सामने वाले भाग में जो कंडरा होती है उसको दूषित कर हाथों के कर्म को क्षय कर देते हैं। इस व्याधि का नाम बिस्वाची है। तलम प्रत्यंगुलानाम कंडराम बाहो पृष्ठताः बाहो कर्म क्षय करी बिस्वाची चेति स उच्यते। आधुनिक मतानुसार हाथ की पेशियों में मोटर फंक्शन नहीं होता और मोटर फंक्शन न होने से इसी को बिस्वाची कहा गया है। प्रायः इसको रेडियल अथवा अल्नर नर्व के पैरालिसिस से हाथ का आकुंचन प्रसारण नहीं होता, इसीलिए इसको रेडियो अल्नर न्यूराइटिस कह सकते हैं। रेडियो अल्नर न्यूराइटिस। लक्षणों में हस्त तल के अंतःभाग की कंडरा में विकृति होना, बाहु के प्रसारण आकुंचन में कठिनाई होना, हाथों की पेशियों में क्षय होना जिसको वेस्टिंग ऑफ द मसल्स कह सकते हैं। प्रायः एक हाथ में होता है परंतु कभी कभी दोनों हाथ भी इफेक्टेड हो सकते हैं। इसको बिस्वाची कहा गया है। इसके पेशेंट बहुत आते हैं ओपीडी में। चिकित्सा के रूप में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनका होगा अभ्यंग, स्वेदन, वस्ती, नस्यकर और फिर संक्रमण औषधियाँ। अभ्यंग के लिए महानारायण तैल, सहचरादि तैल, अश्वगंधा बलादि तैल, मुरुवंडा तैल का प्रयोग हम अभ्यंग के लिए कर सकते हैं। अभ्यंग करने के पश्चात में स्वेदन कराएं। स्वेदन के रूप में पत्रपिंड स्वेद
ज़्यादा इफेक्टेड है, पत्रपिंड शोधित करें। पत्रपिंड आपको मालूम है कैसे शोधन किया जाता है। और वातव व्याधियों में कहा गया है कि मृदु शोधन जरूर कराएं। मृदु शोधन करने से जो अपान वायु की गति है वो नॉर्मल हो जाती है। और इसके लिए एरण्य तैल 30 ml और 50 ml दुग्ध, उष्ण दुग्ध दोनों को मिला करके सुबह प्रातःकाल खाली पेट में मल प्रवृत्ति होने के बाद इसका सेवन कराएं। आप देखेंगे कि 2-3 घंटे बाद 2-3-4 मोशन इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार मृदु विरेचन वातव व्याधियों में करा लेना चाहिए। वस्ती के रूप में अनुवासन का प्रयोग करें और इसके लिए सहचर तैल की वस्ती श्रेष्ठ है। इसमें 30 ml की मात्रा लें, थोड़ा से नमक डाल लें, सेंधा नमक, कोष्ण करें और भोजन के बाद लगातार 11 वस्ती इनको देना चाहिए। और पेशेंट को लाभ हो तो 7 दिन का गैप करके पुनः 11 दिन की वस्ती दें। ऐसे 3 कोर्स देने से निश्चित रूप में विश्वाची में लाभ प्राप्त होता है। नस्य के रूप में इसमें चूंकि वातव व्याधि है तो 2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन शोधन नस्य। स्नेह नस्य के रूप में अणुतैल और शोधन नावन, नावनम चा दुविधम स्नेहनम शोधनम चैव। नावन भी 2 प्रकार का है, स्नेह नस्य और शोधन नस्य। शोधन में वचा, अपामार्ग, विडंग तैल इनका प्रयोग करते हैं तो शोधन नावन हुआ। तो 2 दिन स्नेह नावन और तीसरे दिन शोधन नावन। शोधन नावन के लिए अपामार्ग तैल या वचा तैल 6 बूंद की मात्रा में, षडबिंदु तैल ये भी शोधन नावन है। तो 2 दिन स्नेहनस तो 2 दिन तीसरे दिन वचा तैल से शोधन नावन ये नस्य आप करें। लगातार 21 दिन तक इसका सेवन कराएं। इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। औपीड़न नस्य या धमापन नस्य, शोधन नस्य जो होते हैं वो इसमें नहीं कराना है। औषधियों में एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, महावाद गजांकुश 125 मिलीग्राम, पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम, ये 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा बृहदवाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, महावाद विध्वंसन 125 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा आप सेवन कराएं। इसके अलावा महायोगराज गुगुलू टैबलेट नियो 2 गोली दिन में 2 बार। आश्वारिष्ट में बलारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट। बलारिष्ट 10 ml, अश्वगंधारिष्ट 10 ml, 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन रोगी में कराना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मी रसायन, आमलकी रसायन इनका प्रयोग करें। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से विधिपूर्वक चिकित्सा करने से निश्चित रूप से जो विश्वाची है, जिसको हम रेडियो अल्नर न्यूराइटिस कहते हैं, निश्चित रूप से पेशेंट में लाभ प्राप्त होता है। हैं ये छोटे छोटे रोग, लेकिन इसके पेशेंट ओपीडी में ज़्यादा आते हैं। आप विधिपूर्वक यदि चिकित्सा करते हैं तो निश्चित रूप से रोगी इससे ठीक होता है और आपका यश बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए अब कुछ नहीं कह सकते, तकनीकी कारणों से ऐसा हो जाता है। कल फिर इसी समय आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आयुर्वेद।